नमस्कार। पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। कर्नाटक की जंग अब आखिरी दौर में पहुंच गई है। सभी दलों को जनता के सामने वादों का दांव चल दिया है। बीजेपी ने कर्नाटक में एनआरसी यानी समान नागरिक संहिता और सीएए कानून को लागू करने का वादा कर ध्रुवीकरण का माहौल बना दिया है, तो कांग्रेस ने भी बजरंग दल पर बैन का वादा कर बीजेपी को चुनावी टक्कर देने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी में कांग्रेस के बैन के वादों को अपना चुनावी हथियार बना लिया। उत्तर भारत में बीजेपी राम तो दक्षिण भारत में बजरंग बली के सहारे वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी है। पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के बेल्लारी और तुमुकुरु में बजरंग बली के नाम पर कांग्रेस को घेरा, तो वहीं पीएम मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस पर आतंकवाद का समर्थन करने की तहमत जड़ दी। आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। बजरंग बली की 10 मई को कर्नाटक में चुनाव से पहले सभी दल अंतिम दांव चल रहे हैं। बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी कर्नाटक में धुआंधार चुनावी सभा करके माहौल को बीजेपी के पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। पूरे चुनाव प्रचार अभियान में पीएम मोदी 22 से ज्यादा रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने शुक्रवार को बल्लारी में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और तुष्टीकरण का बंडल है। अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि उनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने से भी आपत्ति होने लगी है। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। पीएम मोदी ने फिल्म द केरला स्टोरी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकी साजिश पर बनी फिल्म द केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकी साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य है जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरल में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा इस फिल्म में किया गया है। इस सिनेमा का भी कांग्रेस ने विरोध किया। इतना ही नहीं, ऐसे आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब उसने कर्नाटक के विकास के बजाय भ्रष्टाचार को ही प्राथमिकता दी। इसका कारण क्या था? इसे खुद उनके पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बताया था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली से 100 पैसे भेजती है तो 15 पैसे ही गरीबों तक पहुंचते हैं। एक तरह से उन्होंने खुद ही मान लिया था कि कांग्रेस 85% कमीशन वाली पार्टी है। बीते कुछ वर्षों में कांग्रेस ने भारत की राजनीति में एक और बीमारी पैदा कर दी है। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पैसों के दम पर, अपने इकोसिस्टम के दम पर झूठे नैरेटिव गढ़ती है। बल्लारी के बाद पीएम मोदी
तुमकुरू पहुँचे। यहाँ उन्होंने रोड शो किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। यहाँ भी पीएम ने लोगों को संबोधित किया, बजरंग बली के नारे लगवाए। इसके बाद पीएम मोदी ने तुमकुरू में कांग्रेस के साथ साथ जेडीएस को भी अपने निशाने पर लिया। जाहिर है कर्नाटक की जंग में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई है। इस दौरान साम दाम दंड भेद सभी कुछ का इस्तेमाल हो रहा है। अब चुनाव के लिए केवल 5 दिन बचे हैं। ऐसे में देखना है जनता पर किसकी रणनीति का जादू चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। लगातार कर्नाटक को लेकर अब कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गए हैं। धुआंधार आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो दिखाई दे रही है। साथ ही साथ जो वादे किए गए थे वो अब पलटते हुए नजर आ रहे हैं और मुद्दा अब कुछ और बन गया है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। वैभव अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अरुणेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुणेश जी, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि लगातार आप बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का मुद्दा कर्नाटक में उठा रहे थे। लगातार इसको लेकर बीजेपी पर सवार थे कि बीजेपी कर्नाटक में सरकार के रहते भी कुछ कर नहीं पा रही है, कुछ खास करके नहीं दिखा पा रही है। लेकिन अब आपकी तरफ से जो वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, वो अब अलग दिखाई दे रहे हैं। अब तुष्टीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति दिख रही है। साथ ही साथ आपको बजरंग बली बोलने पर भी क्यों आपत्ति नजर आ रही है? देखिए मैडम, पहली बात तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट शब्दों में बोलना चाह रहा हूँ कि ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति करना बीजेपी का काम है। ठीक है। और दूसरी बात, बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ना, ये भी अपने आप में वैसी बात हो गई जैसे गौ माता को गौरक्षकों से जोड़ देना। ठीक है कि और कई बार प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में भी कहा है कि गौरक्षकों के नाम पे कई फर्जी संगठन बने हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि ये कहीं नहीं कहा गया था कि बजरंग दल को बैन किया जा रहा है। बात ये हो रही थी कि PFI और बजरंग दल जैसे जो संगठन है, जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम करते हैं, जो दंगे भड़काने का काम करते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो इस तरह के संगठनों को भी बैन किया जा सकता है। और कल आपने मध्य प्रदेश में देखा, जबलपुर में कांग्रेस कार्यालय में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से तोड़फोड़ करी। तो निश्चित तौर पे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। आप रोजगार की बात नहीं करते, आप शिक्षा की बात नहीं करते, आप भ्रष्टाचार में कमी करने की बात नहीं करते। बजरंग दल की बात की कि बजरंग बली का नाम लेकर बजरंग दल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी तरफ से बजरंग दल को भी बैन करने की बात की गई, PFI को भी बैन करने की बात की गई। सर, PFI तो पहले से ही बैन है, अब उसको और कैसे बैन करेंगे? देखिए, बात PFI और बजरंग दल की है ही नहीं। ठीक है, फिर किसकी है सर? बात ये है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी मुद्दा नहीं मिल पा रहा, और ये बात हमारे बड़े भाई बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो सर, आप तो बैठे बिठाए मुद्दा दे रहे हैं। करता हूँ, इनको भी वो बात पता है कि कर्नाटक में बीजेपी में इस तरीके की उथल पुथल मची हुई है, इस तरीके की भगदड़ मची हुई है। इनके खुद के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़ के चले गए हैं और इनके तमाम जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं। 40% रिश्वत की बात कर्नाटक में आई है। जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है उन्होंने भी इस बात को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के भेजा, राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिख के भेजा। तो तमाम जो बातें हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेके हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेके हो, तो इस पे बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है। और यही वजह है कि इसको सांप्रदायिकता के माहौल में डालने की कोशिश की जा रही है। वैभव अग्रवाल जी, भगवान श्री राम को बदनाम किया जाता है, कहीं बजरंग बली जी को बीच में लाया जाता है। लेकिन इस बार सांप्रदायिकता की रोटी नहीं चलेंगी साहब। इस बार कर्नाटक की जनता बड़ी समझदारी से वोट कर रही है। और कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी, हमारी पार्टी 150 से ज्यादा सीटें ला रही है। ठीक है। वैभव अग्रवाल जी कह रहे हैं कि लगातार अब ये जो आप पैंतरा आजमा रहे थे, अब ये काम नहीं आएगा। सांप्रदायिकता की कोशिश की जा रही है, जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब क्या देंगे? नमस्कार अरुणेश जी को बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, ऐसा है मैडम कि सीट बेल्ट लगा रखी है कांग्रेस के प्रवक्ता ने स्वयं,
और डराते हैं हमें कि अब हमारी कम सीटें आ रही हैं। अब आप देखो सीट बेल्ट तो वही लगाता है सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा बहुत जरूरी है। हम लोग नियम कानून को मानने वाले लोग हैं। ठीक है अरुणेश जी, कोई बात नहीं, जवाब ले तो लें। मैं तो एक छोटी सी चुटकी ले रहा था आप पे। अभी आज फ्राइडे है तो हमने कहा थोड़ी चुटकी हम भी ले लें, है ना। ये बिल्कुल आपका अधिकार है, आप बड़े भाई हैं। तो देखिए ऐसा है कि दोनों ही राजनीतिक दल, अगर अपन टक्कर की बात करें तो दोनों ही राजनीतिक दलों का जो माहौल है वो अपनी अपनी जगह बहुत अंगद के पैर जैसा है। अपने अपने एरियाज में, अपने अपने इलाकों में, अपने अपने जुरिस्डिक्शन में, बाउंड्री में। और लेकिन हम वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, शशि कपूर से अमिताभ बच्चन बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये, कांग्रेस हमें कह रही है तुम्हारे पास क्या है। मैं कह रहा हूं मेरे पास मोदी है ना। तो जिस तरह अमिताभ बच्चन है मेरे पास माँ है, नहीं शशि कपूर ने बोला था मेरे ख्याल से, खैर जो भी है। तो एक तो वहां पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, मैं इसको हल्का तौर पे कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ये विचारों के आदान प्रदान की आक्रामकता नहीं है। ये केवल एक बात, यहाँ पे बात अपन ये कर रहे हैं कि मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद है या तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से सफेद है, इतनी सी बात है। तो लड़ाई की, मतभेद की कोई बात नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं एक ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिससे हमारे प्रतिद्वंदी जो है राजनीति में, उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आए, वो इस डिबेट से एक भारी दिल न लेके जाए कि उनके पास मोदी तो है, ये तो कोई डाउट नहीं। तो ये आरोप ये लगा रहे हैं कि कभी श्री राम के नाम पर आप वोट लेने की कोशिश करते हैं, कभी आप बजरंग बली को बीच में ले आते हैं, कभी आप। वक्ता जी मैं आ रहा हूँ जी बिल्कुल। तो देखिए वक्ता, मैं नाम आपका, वाह, है ना। तो आप ये बात समझ लें कि धर्म की राजनीति अभी तक नहीं हुई थी 4 दिन पहले तक। लेकिन मैनिफेस्टो में मैं अगर एक नागरिक की हैसियत से मैं और आप मिलके अगर अरुणेश जी से पूछें कि क्या जरूरत थी तुम्हें जबरदस्ती करने की, आ बैल मुझे मार, पूरे कैंपेनिंग का रुख ही बदल दिया जी। अब चाहे आप ये कह लें कि मैं मंदिर बनवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, क्यों भाई आप अब आज सुबह ऐसी क्या मजबूरी है कि मंदिर में मक्का देख रहे हो? जनता बेवकूफ है क्या? मतलब ये बात है। चलो कोई बात नहीं, आप बीच में ले आए तो ऑब्वियसली देखिए ये तो प्रतिद्वंदिता का मामला है। अगर आप राजनीति करेंगे और मैं नहीं करूंगा और मैं कहूंगा गांधी जी की तरह कि दूसरा गाल भी आगे ले लो, तो वो तो गलती मैं नहीं करूंगा, है ना। उस दूसरे गाल के चक्कर में तो हमने अपनी अक्साई चेन खो दिया, हमने चाइना को बॉर्डर दे दिया, लैंड दे दी इससे पिछले 70 सालों में, है ना। उस दूसरे गाल के चक्कर में हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी की वो उल्टा खड़ा कर दिया था, बांध के लटका दिया था। आज सारे अपने हिंदुस्तान में हमारा खाना खा रहे हैं, है ना। तो क्या है कि अपन दूध के धुले तो है नहीं, अपन राजनीतिक यही है। आप राजनीति करोगे तो मैं पीछे हटूंगा, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जी। तो मैंने करी, है ना। अब अपन इल्जाम लगा लें कि आप राजनीति करते हो, आप राजनीति करते हो, तो हल्के तौर पे उसका तो ट्रेडमार्क मेरे पास ही है भाई साहब। मतलब मेरी कंपनी के ब्रांडेड जूते आप मेरे को ही पहनाने की कोशिश करो तो गलत बात है ना जी। तो ये क्या है, ये सोचने की बात है। और देखो मुस्कुरा रहे हैं, मैं पहले ही बोला था, है ना। लगातार कर्नाटक की सियासत पर काबिज होने के लिए, उस गद्दी पर विराजमान होने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं, और जो मुद्दे जनता के सामने रखे जा रहे थे अब कहीं ना कहीं उनमें बड़ा बदलाव हो गया है। कुछ ही वक्त बचा है कर्नाटक के चुनावों के लिए, और अभी से ही इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ लगातार दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वैभव जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को लेकर एक बात कही कि जो द केरला स्टोरी है उसको लेकर जो जिस तरीके की बात की जा रही है, विरोध किया जा रहा है, वो कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इसमें आतंकवाद की कहीं गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। क्या अब आपकी जो ये एजेंडा है उसमें आतंकवाद भी शामिल हो गया है? ये मुद्दा भी बनकर अब उभरेगा?
वक्ता जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। और ये मुद्दा अभी नहीं आया है, ये मुद्दा पहले से हमारे मैनिफेस्टो में, एंटी टेररिज्म पहले से हमारे मैनिफेस्टो में है। देखिए क्या दिक्कत है कि मुसलमान भाइयों को और अन्य परिवारों को कुछ अराजक ताकतें वो बहकाने की कोशिश कर रही हैं, बहला फुसला के इधर उधर टेररिज्म में, गलत अराजक एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। पीएफआई पे बैन लग चुका है। कांग्रेस की करीबियता पीएफआई के साथ वो दर्शाती है कि कहीं पे दाल में कुछ काला है। दाल क्या हो सकता है, दाल ही काली हो, है ना। और एसडीपीआई पीएफआई की मदर पार्टी है, उसके साथ अलायंस की बात चल रही है कांग्रेस की। एसडीपीआई ने बोला है कि हम कांग्रेस का घर घर जाके प्रमोशन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अलायंस की कोई चीज में क्या हो गया, ठीक है ना। तो ये वाला क्या है, टेररिज्म क्या है, बहुत जरूरी है इस मामले को डिस्कस करना, खासकर उस हिस्से में देश के। और मैं सभी श्रोताओं से आपसे दरखास्त करूंगा कि अभी थोड़ा काम में हल्का होगा, फ्राइडे है, कल परसों में थोड़ा छुट्टी भी मिलेगी। केरला स्टोरी अपने सिनेमा थिएटर में जाके देखें, बहुत जरूरी है इसको देखना और ये समझना कि 32,000 लड़कियों को बहला फुसला के, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला के आईसिस के मेंबर बना के, कन्वर्ट करा के आपने जो किया वो सही नहीं किया। और ये काम सीपीआई और कांग्रेस की सरकार। ठीक है वैभव जी, इसका जवाब ले लेते हैं अरुणेश जी से। अरुणेश जी, क्या कारण रहा विरोध करने का? लगातार आप इस फिल्म को लेकर विरोध कर रहे थे कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए इस तरीके की जो साजिश की जा रही है, इस पर बैन होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। यहाँ तक कि केरला हाईकोर्ट ने भी इस पर साफ शब्दों में ये कहा है कि कोई रोक नहीं लगेगी। ऐसा उसमें कुछ भी नहीं था जो दिखाया नहीं जा सकता था, फिर आपको आपत्ति क्यों हुई? कि जो फिल्में हैं या डॉक्यूमेंट्री है, जो भी है, वो चुनाव के समय क्यों लाई जाती हैं? क्योंकि धार्मिक पोलराइजेशन करना है। अच्छा। जैसे कि हमारे भाई साहब कह रहे थे कि हमारे पास मोदी है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके पास सिर्फ मोदी जी नहीं है, आपके पास राम भी है, बजरंगबली जी भी है, अंगद भी है, और सारे चुनाव के समय ही आते हैं। लेकिन आपके पास क्या नहीं है? आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास भ्रष्टाचार से लड़ने की दवाई नहीं है, आपके पास महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति की दवाई नहीं है, आपके पास किसानों की समस्या का इलाज नहीं है। जो हमारे देश की ज्वलंत समस्याएं हैं, दुर्भाग्यवश आपके पास उसमें से किसी का भी इलाज नहीं है। अब जंतर मंतर पे ही देख लो, दिल्ली के दिल में जंतर मंतर पे हमारी बेटियां बैठी हुई हैं। सर, मुद्दे से मत भटकिए, जंतर मंतर की बात बाद में करेंगे, कर्नाटक को लेकर बात करें। उनके लिए जो है ना, आपकी पार्टी से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? कांग्रेस के दफ्तर में आप अपने कार्यकर्ताओं को भेज देंगे, वहाँ उड़दंग करवाएंगे, वहाँ तोड़फोड़ करवाएंगे। जब चुनाव आएगा उसी टाइम पे आपका मंदिर मस्जिद वाला जिन निकल के आ जाएगा, आपको बजरंगबली याद आ जाएंगे, आपको अजान याद आ जाएगी, आपको जो है कब्रिस्तान याद आ जाएगा, आपको शमशान याद आ जाएगा। तो भ्रष्टाचार के लिए आपका क्या स्टैंड है? आपका क्या स्टैंड है? लगातार कभी बात नहीं होगी। अरुणेश जी, आपका क्या स्टैंड है भ्रष्टाचार को लेकर? आप तो बीजेपी को 40% कमीशन वाली सरकार बता रहे हैं, लेकिन अभी आज ही उसको लेकर आया कि आपकी जो सरकार है वो 85% कमीशन की सरकार है। देखिए, हम यहाँ बात करते हैं वर्तमान की, ये लेके चले जाते हैं भूतकाल में, ये पूरा पाषाण काल में पहुंच जाते हैं, ये वर्तमान की बात नहीं करते। अच्छा। अभी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो मोदी जी को भ्रष्टाचार से निपटने के लिए क्या काम करना है, उसका जवाब मोदी जी देंगे, उसका जवाब राजीव गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा जी नहीं देंगे। आप कब तक नेहरू जी और इंदिरा जी के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते रहेंगे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं वैभव जी। जमाना अलग था जी, 85% की आप कमीशन वाली सरकार बता रहे हैं, क्यों? क्या कर रहे हैं भ्रष्टाचार के लिए? कैसे आप सियासत को पाएंगे? ना देखिए, सबसे पहले तो ये अपन क्लियर कर दें, अरुणेश जी के दिल की तमन्ना है जो उन्होंने मेरे से प्रश्न पूछा, और मैं उसका खुले दिल से स्वागत करता हूँ उस प्रश्न का, और मैं उनको जवाब देता हूँ कि हम तब तक गांधी नेहरू को याद करते रहेंगे जब तक एक गांधी परिवार का नाम निस्तनाबूद नहीं हो जाता, दूसरा कांग्रेस देश से नहीं हट जाती। तो ये उत्तर मेरे ख्याल से मिल गया होगा जी। तो अब ये क्या है, जब तक कांग्रेस को राज करना है तो ये सब अपने को झेलना पड़ेगा, और क्योंकि वो सच्चाई है तो अपन वर्तमान और भूतकाल में जाकर इस तरह कटाक्ष करके अपन सच्चाई से अलग नहीं हो सकते। सच्चाई ये थी कि नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने 47 में हिंदुस्तान की आजादी के समय जीप स्कैम किया था। सच्चाई है ये झूठली नहीं है। और उस चक्कर में
इंडियन नेशनल आर्मी उस समय INA के 2000 सैनिक मारे गए थे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, आप चले जाएंगे भूतकाल में कि नेहरू ने ये किया साहब, गांधी ने ये किया साहब, लेकिन 9 साल से मोदी जी ने क्या किया साहब ये नहीं बता पाएंगे आप। मोदी जी ने पकौड़े बिकवा दिए, मोदी जी ने नाली से गैस बनवा दी, मोदी जी ने महिलाओं के ऊपर जो है अभी देखो पुलिस से बदतमीजी करवा दी, मोदी जी ने लखीमपुर खीरी में किसानों को रुकवा दिया, मोदी जी ने किसानों को जो है वैभव जी का जवाब तो सुन लीजिए। किया था 2 साल हो गए, लेकिन मोदी जी पे बात नहीं होगी, बात होगी नेहरू जी पे बात होगी गांधी जी पे बात होगी। सत्ता में आप है साहब तो सवाल तो आपसे किया जाएगा। अब नेहरू गांधी जी सत्ता में नहीं है, हाँ, सवाल तो आपसे हो रहा है ना। आप रोजगार की बात कीजिए ना, 1.5 करोड़ से ज्यादा सरकारी पद खाली है, उसके लिए आपने क्या किया? जी जल्दी से वैभव जी, हिंदू मुस्लिम जी अरुणेश जी, वक्त की कमी है, जल्दी से काम किया जी। घर से निकले हुए एक बेटे को अपने माँ के पास वापस पहुंचा दिया, ये तो एहसान मानना चाहिए मोदी जी का। राहुल गांधी मम्मी जी के पास ही रह रहे ना। मोदी जी के तो और भी तमाम एहसान है, मोदी जी के तमाम एहसान है। 700 से ज्यादा किसान शहीद करवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में पक्ष विपक्ष में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।